नमस्कार, इन डेप्थ एनालिसिस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले पूरा हफ्ता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। आजकल जो इंटरनेशनल संबंध है वो बहुत उभर कर सामने आ रहे हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी चल रही है। विश्व एक क्राइसिस पे है, कौन किसके साथ है पता नहीं लग रहा है, रोज नए नए समीकरण बदल रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर देखें तो भारत की जो पॉलिसी रही है इस पूरे हफ्ते में वो लगभग वही रही है जहाँ पर वो हमेशा से रही है। एक बात क्लियरली भारत ने बता दी है कि वो किसी भी कैंप का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, चाहे उसको कितना ही प्रेशराइज कर लिया जाए, लेकिन वो किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेगा। ये बात उसने कैसे दर्शाई, उस चीज़ को सारे को समझेंगे, नाटो समिट को उसके साथ जोड़कर देखेंगे और जो यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन पास हुआ है इन तीनों चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़कर देखेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री तीसरे टर्म में पहली विजिट रशिया करते हैं। किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष अगर पहली विजिट किसी देश को करता है तो वो उसके मायने होते हैं, पूरे विश्व को बात समझ में आती है। यही डिप्लोमेसी है। ये दिखाता है कि उस देश के लिए उस दूसरे देश की क्या महत्व है, उस दूसरे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है उसके लिए क्या महत्व रखता है। तो भारत ने दिखा दिया कि पुतिन और रशिया अभी भी भारत के लिए ज़रूरी है। भारत का जो मेन सपोर्ट है वो रशिया है। भारत रशिया को कभी नहीं छोड़ेगा। अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो वहाँ पर जाकर उनको सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया जाता है। जिस तरीके से भारत में भारत रत्न है सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, उस तरीके का अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को रशिया में दिया गया। और उसके बाद मोदी जी ने उनको पुतिन जी को गले लगाया। गले लगाते ही बवाल मच गया। जेलेंस्की ने कहा कि ये तो हथियारों को जाकर आप मिल रहे हो जिन्होंने कत्लेआम मचा रखा है। मोदी ने उस बात को दरकिनार किया, छोड़ा और अपनी वहाँ पर पूरी समिट की 8-9 घंटे आराम से बात की, पूरी डिटेल में समझा कि क्या भविष्य का ऑर्डर होना चाहिए। जो भी उन्होंने किया वो सारी बातें खुल के नहीं आती, लेकिन बातें तो यही होंगी। फिर उसमें कुछ डील कर ली जाती हैं कि $100 बिलियन तक का हम 2030 तक ट्रेड पहुंचाएंगे। अब जितना ऑयल आ रहा है सस्ते दामों पर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहुंच जाएगा आराम से, और रशिया को पैसा चाहिए। और उसके अलावा जो भी बातें की गई कि दोनों जगह पर जो फार ईस्ट रशिया का है वहाँ से और जो भारत का चेन्नई है उसमें एक मैरीटाइम कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये सारी बातें की गई। लेकिन महत्वपूर्ण इसमें डिप्लोमेसी थी कि भारत ने सबसे पहले रशिया को चुना। इसके अलावा भारत ने इस विजिट के साथ एक और काम करने की कोशिश की जो दिखा नहीं, लेकिन मकसद वही था, चाइना और रशिया की दोस्ती में सेंध मारना, क्योंकि वो दोनों बहुत क्लोज आ रहे हैं। वेस्ट यहाँ तक कह रहा है कि रशिया अब जूनियर पार्टनर बन गया चाइना का। तो चाइना को थोड़ा सा काउंटर करने के लिए, रशिया को थोड़ा समझाने के लिए कि तुम जूनियर पार्टनर ना बनो, अभी तुम बराबरी पे हो, हमारे जैसा देश भी अभी तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम थोड़ी हौसला रखो, हम हैं तुम्हारे साथ, हथियार भेजते रहेंगे हम, काम चलता रहेगा। और एक और बात की भारत ने, जब ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है तो उसमें जो यूक्रेन के लिए शब्द यूज़ किया गया है युद्ध के लिए, वो ऐसा नहीं किया गया कि यूक्रेन में युद्ध को रोका जाए या यूक्रेन के पास जो युद्ध चल रहा है, अंदर जो युद्ध चल रहा है उसको रोक दिया जाए, पीसफुल तरीके से हल किया जाए। वहाँ लिखा गया है यूक्रेन के इर्द गिर्द जो डिस्टर्बेंस हो रही है उसको पीसफुल तरीके से हल किया जाए, यानी कि जो नेशनल बाउंड्री है जो रशिया क्लेम कर रहा है वो उसको दे दी भारत ने एक तरीके से इनडायरेक्टली। और यूक्रेन का वो सारा हिस्सा जिस पर रशिया ने कब्जा किया है, भारत ने उसको इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया है कि वो रशिया का पार्ट है। इसके ये मायने हैं पूरी विजिट के। अच्छा, ये सारा कुछ हो ही रहा था, उसके बीच में गले गुले मिल के शोर मचा ही रहे थे। वहाँ पर नाटो समिट होनी है इसी दौरान, और वो 75वीं सालगिरह है। यूएस कह रहा है कि भाई ना जाओ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, हम जाएंगे। और फिर भारत एक और देश में चला गया, ऑस्ट्रिया। वहाँ पर भी उनका भव्य स्वागत हुआ, गले मिला गया। फिर यहाँ मोदी जी ने गले मिल के बता दिया कि देखो भाई, गले मिलना हमारा फैशन है, ये हमारी सभ्यता है, और हम तो ऐसे ही मिलते हैं चाहे कोई आ जाए, तो हम मिल लिए हैं। तो पुतिन को मिलने में कोई बुराई नहीं थी। लेकिन अब ये ऑस्ट्रिया गए क्यों? बीच में रशिया जाके वापस आ सकते थे। जैसे प्रधानमंत्री एससीओ में नहीं गए, पुतिन को तो वहाँ भी मिलना था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पुतिन को अकेले से मिलेंगे, अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से बात करेंगे। तो ऑस्ट्रिया को भी कभी भी मिल सकते थे, लेकिन इसी दौरे में जाने का क्या मतलब था? मतलब स्ट्रेटजिक था। ऑस्ट्रिया ही इकलौता ऐसा देश है सेंट्रल यूरोप में, स्विट्ज़रलैंड को छोड़ के, जो कि हमेशा से न्यूट्रल है। उसने तो पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में उसका कोई रोल नहीं रहा, लेकिन ऑस्ट्रिया ही वो देश है जिसके कारण पहला विश्व युद्ध छिड़ता है। ऑस्ट्रिया ही वो देश है जिसके कारण लगभग दूसरा विश्व युद्ध छिड़ता है। सारा खेल ही ऑस्ट्रिया का था, और ऑस्ट्रिया अकेला सेंट्रल यूरोप में इस वक्त देश है जो नाटो का मेंबर नहीं है।
तो भारत ने बहुत बड़ी फॉरेन पॉलिसी में एक छलांग लगाई है। पूरे तरीके से नाटो लेड वेस्ट को एक तरीके से नकार दिया है कि हम तुम्हारे साथ कैंप में नहीं हैं, हम अपनी पॉलिसी चल रहे हैं, जैसे चलते आए हैं वैसे ही। और उसके बाद फिर वहाँ पर समिट होती है, भारत के ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं। जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं सुल्लिवन, उनका कहना है कि भारत ने जो बेट लगाई है रशिया के ऊपर वो अच्छी बेट नहीं है। रशिया इस वक्त जूनियर पार्टनर है चाइना का, और चाइना के कहने पर किसी भी हफ्ते के किसी भी दिन भारत का साथ छोड़कर चाइना की तरफ जा सकता है। ये सारी बातें उन्होंने कही। जो यूएस के एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने तक कहा कि जब भारत बात कर रहा है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की, ऐसी कोई ऑटोनॉमी नहीं होती। युद्ध का समय चल रहा है, क्राइसिस का समय चल रहा है, बहुत सोच समझ के चलने वाली बात है। तो फिर हमारे डोवाल साहब की और उनके एनएसए की मीटिंग होती है, डिस्कस किया जाता है कि नहीं भाई ठीक है, अब तो कर दिया काम। डिप्लोमेसी में ऐसे ही होता है, पहले एक एक्शन ले लो फिर बाद में उस पर मलम पट्टी लगा दो। तो अब डोवाल का काम है जो मोदी जी कराए हैं उसको थोड़ा सा मैनेज करना, क्योंकि इस साल क्वाड की भी समिट होनी है भारत में। क्वाड लीडर्स भी आने हैं, यूएस के प्रेसिडेंट को आना है, जापान के आना है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को आना है, तो क्वाड में भी आना है। तो भारत को मैनेज तो करना ही है, क्वाड को भारत छोड़ नहीं सकता। तो भारत अब बड़ी डेलिकेट सिचुएशन में आ गया है। लेकिन भारत ने यूएस को छोड़ा क्यों इस वक्त? पहली बार में ही भारत ने यूएस को इस तरीके से एकदम से पहली बार लगा कि भारत नकार रहा है। क्यों? कारण है वहाँ पर होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अच्छा, वहाँ का सिस्टम भारत जैसा नहीं है। भारत में तो क्या है, कोई भी सरकार आए जाए, पॉलिसी वही चल रही है, फॉरेन पॉलिसी लगभग 90% जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे शुरू हुई थी, वही मिडल पाथ को लेते हुए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट सब करते हुए वही चल रहे हैं। किसी कैंप में नहीं जाना। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर जब कोई प्रेसिडेंट बदलता है, पार्टी बदलती है, वहाँ पर बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। अब वहाँ पर साफ दिख रहा है कि बिडेन जाने वाले हैं। बिडेन ने तो अपनी फजीयत करा ही ली है, उस पर आते हैं अभी। तो वहाँ पर अगर रिपब्लिकन गवर्नमेंट आती है, प्रेसिडेंट आता है, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, तो उनके साथ भारत के रिश्ते उस तरीके के रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। तो भारत थोड़ा सा यूएस को दिखाना भी चाह रहा है कि अगर तुम्हारे यहाँ सत्ता बदले तो ध्यान रखना, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम तुम्हारो धोखा दे सकते हैं। तो ये सब सोच के भारत ने ये सब किया, नाटो और वेस्ट को छोड़ा। लेकिन अब अगर थोड़ी सी बात बिडेन की भी कर लें कि उनको छोड़ा भी क्यों जा रहा है, अभी कौन सा हार गए, क्योंकि वो फजीयत पे फजीयत कराते चले जा रहे हैं। नाटो की समिट में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्पेशली कि मैं अपने आप को एक लीडर की तरह दिखाऊंगा कि मेरा जो कॉग्निटिव फंक्शन है, यानी कि दिमागी संतुलन है, वो पूर्णतः ठीक है। लेकिन हुआ उसका उल्टा। जब जेलेंस्की को इंट्रोड्यूस करा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आइए पुतिन से मिलिए। Now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. जेलेंस्की खुद हंसने लग गए कि अरे भाई मैं पुतिन नहीं हूँ, पुतिन को तो हमें हराना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं ठीक है, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट से मिलिए, ये है ट्रंप। तो सबने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, पुतिन और ट्रंप कहाँ से आ गए? तो जो बिडेन ने कहा कि देखो मेरे दिमाग में हमेशा इतना प्यार है यूक्रेन के लिए कि मेरे को हमेशा दिखता रहता है कि पुतिन को ही ख़त्म करना है, इसलिए मेरे मुंह से पुतिन निकल गया। तो उन्होंने कहा ट्रंप को हराना मेरा मकसद है, इसलिए ट्रंप निकल गया। मेरे दिमाग में यही दोनों चलते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी दिमागी संतुलन लगभग हिला हुआ है। माइक मुक छोड़ के भी चल दिए थे, वहाँ से इंट्रोड्यूस करा के वो चल दिए थे, और ऐसा बहुत बार हो गया है उनके साथ। तो इस वक्त जो यूएस है वो प्रेसिडेंट बिडेन की वजह से थोड़ा सा लड़खड़ाया हुआ है डिप्लोमेटिकली, क्योंकि जब राष्ट्राध्यक्ष उस तरीके से पब्लिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा तो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए भारत ने किया। और उसी बीच में एक और चीज़ होती है, इन तीनों चीज़ों के बीच में भारत की रशिया विजिट, ऑस्ट्रिया विजिट, नाटो समिट, उसी बीच में कि यूएन में रेजोल्यूशन भी पास होता है, रशिया के अगेंस्ट प्रस्ताव पारित किया जाने के लिए रखा जाता है, टेबल किया जाता है। और इस बार 193 मेंबर में से 60 मेंबरों ने अब्सटेन किया है, वोटिंग नहीं की, 9 मेंबर्स ने अगेंस्ट वोट किया। तो अब देखिए कितने ज़्यादा लोग अब रशिया के वाले गुट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, यूएस वाले की तरफ कम होते जा रहे हैं। और अगर देशों की गिनती को छोड़ दें, उनकी वैल्यू को देखें तो बहुत बड़ी हो जाएगी। क्यों? अब्सटेन करने वाले देशों में लगभग पूरा ग्लोबल साउथ है।
इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भी साउथ अफ्रीका, तो बड़े बड़े देश हैं जो ग्लोबल साउथ के जो सारी इकोनॉमी को चला रहे हैं वो अब्सटेन कर रहे हैं। और जिन्होंने वोट अगेंस्ट किया वो तो रशिया के पुराने प्यारे प्यारे दोस्त हैं सारे। नॉर्थ कोरिया हो गया, क्यूबा हो गया, सीरिया हो गया, रशिया खुद हो गया, तो इस तरीके के सारे देशों ने अगेंस्ट किया है। तो जो वेस्ट का मकसद था नाटो समिट के जरिए पुतिन को आइसोलेट करने का, उस चीज़ को भारत ने कम्प्लीटली फेल कर दिया विजिट करके। और ये भारत की फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। बार्गेनिंग पावर जो है भारत की अब यूएस के सामने और बढ़ती जा रही है। यूएस के पास कोई ऑप्शन नहीं है भारत को छोड़ के। यूएस जो मर्जी कह ले, भारत को वो छोड़ नहीं सकता। और भारत अपना अब पूरा लीवरेज, पूरा फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका क्या ख्याल है भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए और भारत ने जो ये एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक लगाया है उसके बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।